नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी इंटरनेशनल खबर से। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक अहम मीटिंग हुई है। हाँ, खबरों में तो यही है। इसमें भारत चीन सीमा पर स्थिरता, व्यापार में जो असंतुलन है और ग्लोबल इश्यूज पर सहयोग, इन सब पर बात हुई है। और ये भी कहा गया कि आपसी विश्वास, सम्मान और सेंसिटिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। आतंकवाद पर भी मिलकर लड़ने की बात है। सुनने में तो सब ठीक लग रहा है। देखिए, हाई लेवल मीटिंग्स जरूरी तो होती हैं, कम से कम बातचीत चलती रहती है। सही बात है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये मीटिंग्स तो होती रहती हैं, पर जो असल मुद्दे हैं जैसे बॉर्डर पर टेंशन या ट्रेड डेफिसिट, वो तो बने हुए हैं ना। हाँ, वो तो है। कूटनीति में ये शब्द आपसी विश्वास, सम्मान, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन जमीन पे क्या होता है वो ज्यादा मायने रखता है। मतलब देखना होगा कि इसका कोई ठोस नतीजा निकलता भी है या नहीं। बिल्कुल, ये बस माहौल थोड़ा ठीक करने की कोशिश भी हो सकती है। एक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब देश की राजनीति पर आते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पटना में पूरी हुई। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। फोकस था चुनावी सुधार, ईवीएम की पारदर्शिता और डेमोक्रेसी को मजबूत करना। देखिए, ये जो चुनावी प्रक्रिया और सुधारों पर बहस चल रही है ना देश में, ये उसी का एक हिस्सा है। ईवीएम पर सवाल उठते हैं, सुधारों की मांग होती है, ये सब चलता रहता है। और ये जरूरी भी है लोकतंत्र के लिए कि इन प्रक्रियाओं पर सवाल हों और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश हो। सही कहा। अब थोड़ा तकनीक और शासन की तरफ चलते हैं। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात की है। हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा है आजकल। चर्चा हुई इंडस्ट्री रेगुलेशन पर, बच्चों की सुरक्षा, आर्थिक पहलू और डिजिटल गवर्नेंस पर। बिल्कुल जरूरी चर्चा है। ये डिजिटल दुनिया जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही चुनौतियां भी ला रही है। ऑनलाइन गेमिंग तो मतलब एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है, अरबों का कारोबार है। और इसका असर सीधा युवाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। हाँ, वो तो है। तो इसके लिए नियम कायदे बनाना बहुत जरूरी है, ताकि जो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे एडिक्शन है या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड है, हाँ, बिल्कुल, उससे बचा जा सके। और बच्चों की सेफ्टी तो सबसे ऊपर है। ये सरकार के लिए बड़ी प्राथमिकता है अब। सही कहा। अच्छा, एक और सरकारी खबर है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस से पुरानी पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में जाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई है। अच्छा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि समय पर प्रक्रिया पूरी करें। हाँ, ये जो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजनाओं में बदलाव चल रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। अब जरा अर्थव्यवस्था और व्यापार की दुनिया में चलते हैं। एक थोड़ी चिंता वाली खबर है उड़ीसा से। क्या हुआ वहाँ? एक बड़ा बैंक घोटाला सामने आया है। ईडी ने करीब 1396 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में छापे मारे हैं। अरे बाप रे, 1400 करोड़? हाँ, और महंगी कारें, जेवर, प्रॉपर्टी, ये सब जब्त हुआ है। कई बड़े कारोबारी और अधिकारी जांच के दायरे में हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। ये दिखाता है कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में कहीं ना कहीं तो बड़ी कमियां हैं। बिल्कुल। इतने बड़े घोटाले न सिर्फ बैंकों को डुबोते हैं, बल्कि आम आदमी का भरोसा भी तोड़ते हैं। ईडी की कार्रवाई ठीक है, पर सवाल ये है कि ये घोटाले हो ही क्यों पाते हैं? मतलब ज्यादा सख्ती और पारदर्शिता चाहिए सिस्टम में। सही बात है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प खबर। भारत सरकार 2027 में देश की पहली डिजिटल जनगणना का प्रस्ताव लाई है। डिजिटल जनगणना? वाह। हाँ, बजट है करीब 14,600 करोड़ रुपए। और खास बात यह है कि लोग खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे। सेल्फ इन्यूमरेशन, मोबाइल ऐप बनेंगे इसके लिए, और इसमें जातिगत आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा बदलाव लग रहा है, शायद ज्यादा सटीक भी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। सबसे पहली तो डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी। हाँ, वो तो है। इतने बड़े पैमाने पर सेंसिटिव डेटा को सेफ रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। और दूसरी चुनौती है डिजिटल डिवाइड। मतलब देश में अभी भी करोड़ों लोग हैं जिनके पास इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं है, या वो इस्तेमाल करना नहीं जानते। सही कहा। उनको कैसे शामिल करेंगे? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और तीसरा, जातिगत जनगणना। ये हमेशा से सेंसिटिव मुद्दा रहा है, पॉलिटिकली भी और सोशली भी। इसको डिजिटल जनगणना में लाना, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। इस पर बहस तो होगी ही। हाँ, चुनौतियां तो हैं, लेकिन चलिए इकोनॉमी में एक अच्छी खबर भी है। रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी पर माल ढुलाई 47% बढ़ गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, ये मालगाड़ियों के लिए खास ट्रैक है। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये दिखाता है कि भारत का लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है। डीएफसी जैसे प्रोजेक्ट से क्या होता है कि माल ढुलाई तेज होती है, सस्ती होती है, ज्यादा भरोसेमंद होती है। इसका सीधा असर बिजनेस पर पड़ता है।
कॉस्ट कम होती है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। सही, मेक इन इंडिया के लिए भी जरूरी है ये। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ ऐसी खबरें जो समाज और हमारे आसपास से जुड़ी हैं। आंध्र प्रदेश से एक दुखद खबर है। गणेश विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। ओह, ये बहुत दुखद है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। ये घटनाएं याद दिलाती हैं कि त्योहारों और ऐसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा कितनी जरूरी है। हाँ, अक्सर क्या होता है, उत्साह में, भीड़ में सुरक्षा नियमों पर ध्यान नहीं जाता और फिर ऐसे हादसे हो जाते हैं। क्राउड मैनेजमेंट, गाड़ियों की फिटनेस, सुरक्षित रास्ते, ये सब बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। एक और परेशान करने वाली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। वहां क्या हुआ? वहां एक आदमी ने कथित तौर पर किसी तांत्रिक के कहने पर अपने ही रिश्तेदार के नाबालिग बेटे की हत्या कर दी। हे भगवान! और शव के टुकड़े करके फेंक दिए। पुलिस ने आरोपी और तांत्रिक दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। ये दिखाता है कि अंधविश्वास हमारे समाज में कितना गहरा बैठा है। हाँ, मतलब कोई इंसान ऐसा भयानक काम कैसे कर सकता है, वो भी किसी तांत्रिक के कहने पर। ये सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं है, ये समाज में वैज्ञानिक सोच और शिक्षा की कमी को भी दिखाता है। सही कहा। अच्छा, उन्नाव पुलिस ने भी एक कार्रवाई की है। वन्य जीवों की तस्करी में शामिल 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई दुर्लभ जानवर और तस्करी का सामान मिला है। वाइल्ड लाइफ क्राइम एक बहुत बड़ा संगठित अपराध है। ऐसी गिरफ्तारियां जरूरी हैं इन नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए। हाँ, अब जरा मौसम की बात कर लेते हैं, जिसका असर तो आजकल हर कोई महसूस कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। उत्तर भारत में भारी बारिश हो रही है। IMD कह रहा है कि सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। अच्छा। हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। हाँ, पहाड़ी इलाकों में तो हालत ज्यादा खराब है। बिल्कुल। हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड, स्कूल बंद करने पड़े हैं। प्रशासन अलर्ट पर है। और सिर्फ वही नहीं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ भी कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद हैं। पंजाब में तो 3 सितंबर तक बंद है। देखिए, यहाँ जो पैटर्न दिख रहा है ना, ये मौसम का एक्सट्रीम बिहेवियर। मतलब कभी सूखा तो कभी अचानक भयानक बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड, ये अब ज्यादा हो रहा है और ज्यादा इंटेंस हो रहा है। हाँ, ये महसूस हो रहा है। और ये सिर्फ आपदा प्रबंधन की चुनौती नहीं है, ये हमारे रोज की जिंदगी, खेती, इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों की पढ़ाई, सबको बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। स्कूलों का बार बार बंद होना इसी का नतीजा है। हाँ, और ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर की तरफ भी इशारा करता है। चलिए अब खेल जगत की ओर चलते हैं। क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर। क्या? चेतेश्वर पुजारा, भारतीय टेस्ट टीम की दीवार, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ओह, पुजारा ने रिटायरमेंट ले ली। हाँ, उनकी तकनीक, धैर्य, लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता, इसी के लिए जाने जाते थे। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके योगदान को सराहा है। हाँ, पुजारा का जाना वाकई टेस्ट क्रिकेट में एक युग का अंत है। खासकर विदेशों में मुश्किल पिचों पर उनकी बैटिंग टीम के लिए बहुत अहम थी। सही। उनका स्टाइल शायद आज के T20 जमाने में ग्लैमरस न लगे, पर टेस्ट क्रिकेट की असली परीक्षा में उनका योगदान वो अमूल्य था। उनकी जगह भरना आसान नहीं होगा। ये टीम के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत है। बिल्कुल। बैडमिंटन में भी अच्छी खबर है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल पक्का कर लिया है। हाँ, ये जोड़ी तो कमाल कर रही है। लगातार अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल। सात्विक चिराग की ये कामयाबी भारतीय बैडमिंटन की बढ़ती ताकत का सबूत है। डबल्स में वर्ल्ड लेवल पर लगातार मेडल जीतना बड़ी बात है। और एक छोटी खबर डोमेस्टिक क्रिकेट से, आयुष बडोनी ने दुलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन के लिए डबल सेंचुरी लगाई है। अच्छा, युवा टैलेंट सामने आ रहा है। हाँ। अच्छा, अब आखिर में कुछ इंटरनेशनल सुर्खियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यमन में हूती विद्रोहियों ने UN के 11 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। यमन में हालात बहुत खराब है। दूसरी तरफ अमेरिका के टैरिफ्स की वजह से दक्षिण कोरिया और जापान की फैक्ट्रियों का PMI लगातार 7वें महीने नेगेटिव रहा है। हाँ, ये PMI डेटा दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन का असर पड़ रहा है। ये आर्थिक सुस्ती का संकेत हो सकता है। इंडोनेशिया में भी राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री के घर पर लूटपाट की। और अमेरिका के मिनेसोटा में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई है। हाँ। ये सारी खबरें दुनिया में चल रही उथल-पुथल और अस्थिरता को ही दिखाती हैं। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इन सुर्खियों के पीछे की कहानी और उनके मायने समझने में आपको मदद मिली होगी।